हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज मैं बात ये करूंगा कि अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है और लोन का पैसा अगर आप सही समय पे नहीं चुका रहे हैं तो बैंक आपके खिलाफ़ क्या क्या एक्शन ले सकता है। आज मैं बात करूंगा उस एक्ट के बारे में जिसमें ये बैंकों को अधिकार है कि वो आपके खिलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग बैंक से किस प्रकार का लोन लेते हैं। हम लोग बैंक से लोन लेते हैं पर्सनल लोन, यानी कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी आपके बैंक में आ रही है तो उस आधार पे हम लोग बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है पर्सनल लोन हम लोग लेते हैं जो 13% 14% इंटरेस्ट पे वो लोग देते हैं, या उससे कम इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। ये हर बैंक की अलग अलग अपनी पॉलिसी है, उसी हिसाब से हम लोगों को पर्सनल लोन देते हैं। तो पर्सनल लोन एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन हो गया। ये ऐसा लोन हो गया इसके पीछे हमने कोई गिरवी नहीं रखा है। तो बैंक का अगर हम पर्सनल लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक वाला क्या कार्रवाई करेगा। बैंक वाला ये कार्रवाई करेगा, सबसे पहले तो हमको एक नोटिस भेजेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि हमने क्या 3 महीने की लगातार EMI पेड नहीं की है। अगर हमने 3 महीने यानी 90 दिन तक की लगातार अगर हमने EMI पेड नहीं की है तब वहाँ से एजेंट का फ़ोन आ जाएगा, जिसको हम लोग रिकवरी एजेंट कहते हैं या बैंक स्टाफ, दोनों में से किसी का भी फ़ोन आ सकता है। रिकवरी एजेंट जो होते हैं छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो लोगों के पास होते हैं। ये काफ़ी परेशान करते हैं। ये इतना परेशान करते हैं कि हर जगह आपको रोक रोक कर ये पूछेगा कि पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं, पैसा आप दीजिए। या आपके किसी क्लाइंट के सामने भी आपको परेशान कर सकते हैं, या आपके किसी रिश्तेदार के सामने भी आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए, रिकवरी एजेंट जितना भी लोन वसूल करके देगा उसका कुछ % कमीशन उसको मिलता है। तो वो चाहता है कि साम दाम दंड भेद जो भी लगा दें, हम पैसे जो है वसूल करके किसी तरह बैंक को दे दें, हमारा जो कमीशन है वो अच्छा खासा आ जाए। इसीलिए ये सख्ती भी दिखाते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, हर प्रकार की घटना ये कर सकते हैं। अगर साधारण भाषा में ये कहा जाए तो महाराष्ट्र में क्या हुआ, रिकवरी एजेंट के डर से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, और इसका मैं वीडियो भी इसके ऊपर बना चुका हूँ। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ले जाकर के आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप पर्सनल लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा। रिकवरी एजेंट आएंगे। चलिए, रिकवरी एजेंट से भी आप निपट लिए। अगर वह गाली गलौज करते हैं तो आप उसके खिलाफ़ थाना में शिकायत कर सकते हैं, पर्सनल केस कर सकते हैं। थाना वाला नहीं सुनते हैं तो SP के यहाँ जा सकते हैं। SP अगर नहीं सुनते हैं तो आप कंप्लेन केस कोर्ट में कर सकते हैं, वो 100% सुनेंगे और उसके खिलाफ़ वारंट भी इशू होगा। तो मैं यहाँ ये आपको बता रहा हूँ कि रिकवरी एजेंट के ख़िलाफ़ अगर रिकवरी एजेंट कुछ गलत कर रहा है तो आप उसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखिए और उस आधार पर कोर्ट में उसके ऊपर केस करिए या पुलिस थाने में उसके ऊपर कंप्लेन करिए। वो 1 दिन में सीधा हो जाएगा। सभी रिकवरी एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिकवरी एजेंट गलत करते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, बैंक क्या करेगा। आपने तो EMI भरा नहीं, बैंक आपको एक नोटिस भेजेगा कि आप इतना दिन के अंदर पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसमें बैंक क्या करेगा, आपके खिलाफ़ केस फाइल करके आपसे पैसे वसूल कर सकता है, या वो सीधे सीधे सिविल को रिपोर्ट कर देगा, जिससे आपका क्या होगा, जहाँ सिविल स्कोर आपका 900 था वहाँ घट कर 500 आ जाएगा। सिविल स्कोर का मतलब होता है कि आपका पैसा पे करने का आपका क्रेडिट है वो कैसा है। ये सिविल स्कोर किसी भी कीमत पर नहीं गड़बड़ाना चाहिए। आपने लोन लिया है, आप उसका धीरे धीरे ही पेमेंट कर दीजिए ताकि आपका सिविल स्कोर जो है वो बिल्कुल ना गड़बड़ाए। भविष्य में अगर आपको लोन लेने की आवश्यकता होगी तो आप सिविल स्कोर के बेस पे कहीं भी लोन ले सकते हैं, नंबर 1। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। ये तो हो गया। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होगा, हम मुझे नोटिस देगा, अगर नोटिस का जवाब नहीं दूंगा तो क्या होगा, कंप्लेन केस वो फाइल कर सकते हैं बैंक वाले मेरे ऊपर, और कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर किया जा सकता है। अब सिक्योर्ड लोन की बात करते हैं। सिक्योर्ड लोन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक फ्लैट फाइनेंस कराया और EMI आ रहा है
15,000 रुपया पर मंथ। अगर वो 15,000 पर मंथ आप नहीं देते हैं तो बैंक वाले क्या करेंगे, 3 महीने का आपका वेट करेंगे। आपने 90 डेज से अगर वो नहीं दे रहा है, आपने EMI नहीं भरा है, तो उसको बैंक वाले क्या मानेंगे, NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक जब भी मुझे पैसे देता है एज ए लोन, या बैंक जब भी पब्लिक को पैसे देता है एज ए लोन, तो बैंक के लिए वो लोन नहीं है, उसके लिए वो एसेट्स है। वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कमाएगा, पर मेरे लिए लायबिलिटी है। आई हैव टू पे द लायबिलिटी। हम लोगों को लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने पैसे नहीं दिया, 60 दिन गुजर गया, NPA हो गया, अब क्या होगा, बैंक एक नोटिस, मुझे लीगल नोटिस भेजेगा कि मैं आपको 60 दिन का समय देता हूँ, आप 60 दिन के अंदर मुझे पैसे पेमेंट कर दीजिए। इतना रुपया आपका प्रिंसिपल है, इतना रुपया आपका ब्याज है, आपने इस टाइम को पैसा लिया था, उस समय से लेकर के अब तक का इतना, मतलब पूरा कैलकुलेट करके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको एक अमाउंट भेजेगा कि आप इतना दिन के अंदर पैसे दे दीजिए। अगर आप पैसे नहीं दीजिएगा तो आपका जो फ्लैट है उस फ्लैट का ऑक्शन करा दिया जाएगा, यानी कि उसका नीलामी करा दिया जाएगा। ये आपको नोटिस भेज दिया, आपने नोटिस रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद आपको क्या करना है, उस नोटिस का जवाब देना है। आपको ये देना है कि आप कितना दिन के अंदर पैसा पेमेंट करेंगे। आप धीरे धीरे पैसा पेमेंट करेंगे। आप जाइए बैंक के मैनेजर से बात कीजिए, बैंक के अधिकारियों से बात कीजिए, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगर आपके पास वाकई पैसा नहीं है तो बैंक क्या एक्शन लेगा, बैंक आपको फिर से एक नोटिस भेजेगा कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका एसेट्स को हम लोग नीलाम कर देंगे। और अगर आपने फिर भी उसको पैसे नहीं दिए तब क्या करेगा, बैंक उस एसेट्स को नीलाम कर देगा। आपको एक ऑक्शन का लेटर आएगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि हम लोगों ने आपके फ्लैट को, जिसका दाम 30 लाख रुपया था, है ना, उसे 20 लाख रुपया में नीलाम कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि मैं आपको पार्टी ला के दे रहा हूँ, इसे 30 लाख में ना, इसे 20 लाख में ना बेचा जाए, इसे 30 लाख में ही बेचा जाए। तो उस कंडीशन में अगर आप उसको पार्टी ला के देते हैं तो 30 लाख रुपया में वो प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया जाएगा आपके पार्टी के द्वारा, और 20 लाख रुपया बैंक जो है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल काट लेगा, 10 लाख आपको रिफ़ंड कर देगा। यानी कि बैंक सिर्फ उतना पैसा ही ले सकता है जितना पैसा उसका इंटरेस्ट है और जितना पैसा उसका प्रिंसिपल है। उससे ज़्यादा जो भी पैसा मिलता है वो पैसा आपको वापस हो जाएगा। इसीलिए मेरा ये सलाह आपको ये है कि आप अपने पार्टी को ही लेके जाएं ताकि आपको ऊंचे दाम मिल सके। हो सके तो आप ही उस एसेट्स को सेल करके दे दीजिए। पहले तो आप कोशिश कीजिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का। अगर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है तब उस कंडीशन में आप अपने पार्टी को खोजिए और उस एसेट्स को आप बेच के बैंक का लोन पेमेंट कर दीजिए। इसमें आप ब्रोकर एजेंसी का भी सहारा ले सकते हैं। अब ये तो हो गया हाउस लोन या फ्लैट के बारे में कि फ्लैट को वो जब्त कर लेगा। कार के बारे में भी यही है। अगर आपने कार को ख़रीदा है EMI पर, आपने 1 लाख रुपया दे दिया, बाकी 4 लाख रुपया नहीं दिया, आपका EMI बाकी आप नहीं दे रहे हैं, तो आपके कार को भी बैंक वाले उठा के ले जाएंगे और उसका भी ऑक्शन करा देंगे। ये पावर उनको एक एक्ट से मिला है, जिस एक्ट का नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसी एक्ट से उन्हें ये ताकत मिला है कि अगर आप सिक्योर्ड लोन देते हैं या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आप देते हैं, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब मैंने कोई प्रॉपर्टी बैंक के यहाँ गिरवी रख दी, उसके ऊपर लोन ले लिया। अब अगर हम लोन का पैसा नहीं देते हैं तो बैंक उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करा देगा, अपने पैसे ले लेगा और जो पैसा बचा हुआ होगा, अगर बचा तो वो आपको दे देगा। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, सिक्योर्ड लोन है ना। तो अगर सिक्योर्ड लोन की नीलामी करा के बैंक जो है वो पैसे अपने वापस ले लेगा। ये ऐसा एक्ट में विधान है। कौन सा एक्ट है?
ये एक्ट 2002 में बना था, जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसमें बैंक को ये पावर है। 2002 से पहले ये बैंक को पावर नहीं था। अगर आप होम लोन का पैसा नहीं देते थे तो बैंक सिविल कोर्ट में जाता था, आप सिविल कोर्ट में केस हार जाते थे, फिर बैंक हाई कोर्ट में जाता था, फिर आप हाई कोर्ट में केस हार जाते थे, फिर बैंक सुप्रीम कोर्ट में जाता था। मतलब बैंक के पास समय ही नहीं होता था और इतना समय लग जाता था। इसी वजह से बैंक जो है वो एक तरह से मान लीजिए कि उसको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद बैंक आपकी एसेट्स को बेच करके पैसे वसूल कर लेगा और आपका बचा हुआ पैसा आपको दे देगा। तो बैंक जब भी आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करने के लिए बोले, आप सीधा सीधा उस नोटिस को रिसीव करिए, तो उसका जवाब दीजिए और इसमें एक अच्छे लॉयर की आप मदद लीजिए जो आपका मदद कर सकते हैं। जो लॉयर आपका मदद कर सकते हैं उसकी सहायता लीजिए। अच्छे लॉयर तो सभी होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क करते हैं उनको आप पकड़िए, वो आपकी इसमें बहुत सहायता करेंगे और हो सकता है वो सेटलमेंट भी करा दें। तो आज का जो मेरा टॉपिक था इसी के ऊपर था कि बैंक सिक्योर्ड लोन एनपीए होने पर किस तरह से हमारे एसेट्स को बेच सकता है। संक्षेप में फिर से जान लीजिए, आपको 60 दिन का समय देगा बैंक। अगर 60 दिन के अंदर आपने पैसा पेमेंट नहीं किया तो फिर 30 दिन का और समय देगा। अगर आप सही में पैसा नहीं करेंगे तो पुलिस की सहायता से आपके एसेट्स को बैंक कब्जा कर लेगा, उसे बेच देगा, बेचने के बाद अपना पैसा ले लेगा और आपका पैसा लौटा देगा। यानी कि आपको ये याद रखना है कि हमें ईएमआई हर महीने दे देनी है। अगर 3 महीना लगातार आपने नहीं दिया तब यहाँ दिक्कत आ सकती है। आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ईएमआई टाइम पे पेमेंट करें और जितना क्षमता हो उतना ही लोन लें। अधिक लोन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका इनकम जो है वो फिक्स नहीं है, फ्लैक्चुएशन है। अगर आपका इनकम फिक्स है तब आप अपने सुविधा के हिसाब से लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी आती है। लेकिन अगर आपका इनकम फिक्स नहीं है तो आप लोन लेने का कोशिश ना करें। जितना हो सके पैसे जमा करके ही किसी भी काम को करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और मुझसे प्रॉपर्टी के बारे में या इस तरह के केस के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7079355682 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।